अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़िशा और आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इश्क को ही गिरा। एपिसोड क्रेडिट गोज़ टू अरूश खान, तूबा कामरान, अरिश्मा अशफाक, बुलंद बख्त एंड सायरा नाज। मैं नारे मस्ताना, मैं शोखे रंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पी कर भी कहाँ जाना। मैं तायरे लाहूती, मैं जौहरी मलकूती, न सूती ने कब मुझको इस हाल में पहचाना। मैं सोज़े मोहब्बत हूँ, मैं एक क़यामत हूँ, मैं इश्क़े नदामत हूँ, मैं गौहरे यक़दाना। मैं शम्माए फ़िरोज़ा हूँ, मैं आतिशे लर्ज़ा हूँ, मैं सोज़िशे हिजरा हूँ, मैं मंज़िले परवाना। मैं हुस्ने मुजस्सिम हूँ, मैं गेसुए बरहम हूँ, मैं फूल हूँ, शबनम हूँ, मैं जलवाए जाना। मैं वासिफ़ बिस्मिल हूँ, मैं रौनक़े महफ़िल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, मैं शहर में वीराना। वासिफ़ अली वासिफ़। शतरंज की बसात में अमान को हराने के बाद सायरा ने अपने कमरे में आकर कुछ देर सस्ताने के बाद किसी ख्याल के तहत बेड के एक तरफ पड़े मेज़ की दराज से सुर्ख कवर वाली डायरी बरामद की, जो कि उस दिन ऐबक से लेने के बाद उसने घर आकर यूं ही उसमें डाल दी थी। वह भी उसे खोलने का कसद कर ही रही थी कि पीनू की ज़बानी अलीज़ा के बुलावे पर उसे वापस दराज में रखकर कमरे से निकल गई। कुछ ही देर बाद कसर सियाल में एक अजीब मंज़र देखने को मिल रहा था। उस मंज़र ने न सिर्फ कसर सियाल के मकीनों को हैरत व इस्तिजाब में धकेला, बल्कि कसर सियाल के दरो दीवार भी यह मंज़र पहली बार मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। ज़ुलैदैन सियाल के अलावा सभी लोग इस वक्त घर पर मौजूद थे। ज़ुलैदैन इस खेल के ख़त्म होने के चंद मिनट बाद ही शाहज़ेब को मिलने के लिए रवाना हुआ था, मगर जाने से पहले जाने वो लीज़ा को क्या कह गया जो अब ये हो रहा था। अमान सियाल और ऐबक सियाल इस वक्त मुंह खोले ये मंज़र आज पहली बार देख रहे थे, जहाँ लाउंज के बीचों बीच सायरा और अलीज़ा आमने सामने किसी बात को लेकर बहस व तकरार कर रही थी। वो दोनों ही अपनी बात पर अपने दलाइल दे रही थी और फिर एक दूसरे के दिए गए दलाइल को फ़राख दिली से रद्द भी कर रही थी। अमान और ऐबक ने कई बार बीच में बोलने की कोशिश की, मगर सायरा की जानिब से सख्त अल्फाज और अलीज़ा की घूरी उन्हें बेबस कर रही थी। पीनो भी होंकों की तरह ये मंज़र देखती उनेज़ा सियाल के कमरे की जानिब गई, जहाँ उनेज़ा और जहाँज़ेब सियाल किसी दावत में जाने की तैयारी कर रहे थे और उनेज़ा सियाल ख़ुद तैयार होने के बाद हमेशा की तरह शौहर की मतलूबा चीज़ें अलमारी से निकाल कर उन्हें दे रही थी। पीनो दस्तक देती इजाज़त मिलने पर अंदर आई और जो कहानी पीनो ने सुनाई उसने हकीकी मायनों में जहाँज़ेब सियाल और उनेज़ा को हैरान किया, मगर जितना खौफनाक नक्शा पीनो ने खींचा वैसा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। अलीज़ा और सायरा कभी एक दूसरे के साथ झगड़ ही नहीं सकती थी। उन दोनों में आज तक किसी बात को लेकर इख्तलाफ नहीं हुआ था। सारी दुनिया से लड़ती झगड़ती अलीज़ा भी सायरा की बात ना टालती थी। ऐबक सियाल पर हर चीज़ पटकने वाली अलीज़ा सायरा की तरफ आने वाली हर गलत बात का रास्ता रोक लेती, तो फिर वो दोनों एक दूसरे से उलझ पड़ी। ऐसा इस सदी में तो मुमकिन नहीं था। ऐसा क्या हो गया कि वो दोनों ऐसी उलझ रही हैं? उनेज़ा ने कोट जहाँज़ेब सियाल की जानिब बढ़ाते हुए पुरसोच अंदाज में कहा, उलझ नहीं रही होंगी, बस किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो गया होगा। पीनू की तो आदत हो गई है छोटी बात को बड़ा बनाने की। जहाँज़ेब सियाल ने कोट पहनते खुद पर खुशबू का छिड़काव किया और फिर उनेज़ा को चलने का इशारा करते दरवाजे की जानिब बढ़ गए। उनेज़ा भी अपना दुपट्टा दुरुस्त करती उनकी तकलीद में बाहर की जानिब चल पड़ी। अलीज़ा प्लीज़ मेरा सर मत खाओ, ये नामुमकिन है, सायरा ने एक बार फिर दो टोक अंदाज में कहा। उसे तो अलीज़ा की बात सुनते ही झटका लगा था, खजा के उसकी बात मानना। सायरा ने कोई 15वीं बार ये जुमला बोला। अमान ने उंगलियों पर हिसाब करते हुए ऐबक के कान में सरगोशी की। मुझे नहीं लगता कि सायरा मानेगी। ऐबक ने भी अपनी राय का इजहार किया था। तुम्हें अपनी बीवी की सलाहियतों पर शक है क्या? अमान के सवाल पर ऐबक ने कंधे उचका दिए। क्यों नहीं सायरा, तुम अपने कमिटमेंट से नहीं फिर सकती। तुम्हें याद तो होगा ही कि तुमने उनके साथ मायदे पर दस्तखत किए थे। अलीज़ा ने हाथ हिलाकर कहते गोया उसे याद करवाया। हाँ किया था, मगर अब मैं ही उस मायदे को ख़त्म करती हूँ। जो चीज़ मेरे असूलों के ख़िलाफ़ है वो मुझे कबूल नहीं। सायरा ने दो बदो जवाब दिया। वो अच्छे से समझ रही थी कि अलीज़ा करना क्या चाह रही है। तुम ऐसे ये मायदा ख़त्म नहीं कर सकती सायरा। एल क्रिएशंस आज तक अपने वादों और ज़िम्मेदारियों से पीछे नहीं हटा, तो आज क्यों? अलीज़ा ने फिर से वही सवाल दोहराया था।
अलीज़ा, ये मुआहदा पेशा वराना हदूद से निकलकर ज़ाती दायरे-कार में शामिल होता जा रहा है, जो मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं। तुम मेरे काम करने का तरीका अच्छे से जानती हो, सो तुम्हें ऐसा कोई भी वादा करने से पहले एक बार मुझसे पूछना चाहिए था। सायरा ने हतल मकदूर अपने लहजे को सख्त होने से रोका, मगर उसके अंदाज में कोई लचक ना थी। कम ऑन सायरा, क्या आज से पहले तुमने अपने क्लाइंट्स के लिए ऐसी खिदमत नहीं दी? अलीज़ा ने फिर सवाल उठाया। क्या हो गया? हमारी बच्चियाँ क्यों उलझ रही हैं? जहाज़ेब सियाल जो अभी लाउंज में पहुंचे थे, उन दोनों को तकरार करते देखकर पूछने लगे। सायरा उन्हें देखकर कुछ कहती कहती रुककर लब भींच गई। दिल ही दिल में इस बात के उनके सामने खुलने पर वो जज्बस भी हुई, मगर अलीज़ा को कुछ ढारस मिली थी। वो जानती थी कि जो वो सायरा से करवाना चाहती है वो कुछ आसान हो जाएगा। उसने इसीलिए तो दफ्तर के बजाय घर में ये मौजू छेड़ा था। आइए डैड, पूछिए अपनी लाडलियों से ज़रा। अमान को भी बोलने का मौका मिला तो वो फ़ौरन बोल पड़ा, वरना तब से खामोश बैठे बैठे उसके जबड़े दुख गए थे। क्या बात है भाई, क्यों उलझ रहे हैं आप दोनों? जहाज़ेब सियाल ने एक नज़र अमान को देखकर वापस उन दोनों की जानिब मतवज्जह होते हुए सवाल किया, तो सायरा ने एक नाराज़ नज़र अलीज़ा पर डाली, और नेज़ा सियाल भी आंखों में सवाल लिए उन दोनों की जानिब देख रही थी। दैट आपकी लाडली बिला वजह ही उलझ रही है। बात दरअसल इतनी सी है कि वली को कल की तकरीब के लिए लिबास मुंतखब करना है, और इन्होंने अल क्रिएशन से मदद मांगी है, मगर सायरा ये करने से इनकार करी है। अलीज़ा ने फ़ौरन सारी बात बताई तो जहाज़ेब सियाल और नेज़ा सियाल में मुस्कुराती नज़रों का तबादला हुआ, जिस पर सायरा मज़ीद शर्मिंदा हुई। बाबा साईं, आप बताइए, कौन से मुआहदे में लिखा है कि अल क्रिएशंस सबकत पार्टी के अफराद के लिए ज़ाती खिदमात भी अंजाम देगी? क्या कभी पहले हमने कभी आपके लिए या किसी और पार्टी रुकन के लिए लिबास के इंतखाब का काम किया? जब ज़ुलैदैन की जानिब से ऐसी डिमांड आ रही है और बिलफर्ज उन्होंने अल क्रिएशन से मदद मांगी भी है, तो मिस लीज़ा को क्या कबाहत है इस काम के करने में? सायरा की बात पर जहाज़ेब सियाल सोच में पड़े कि क्या कहें। सायरा की बात भी ठीक थी, मगर वो ज़ुलैदैन की सब ठीक करने वाली कोशिशों से भी बखूबी आगाह थे। वो कुछ कहते उससे पहले ही अलीज़ा ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। यहाँ बात किसी मुआहदे की नहीं, सबकत पार्टी हमारी अपनी पार्टी है, और उसके लिए इतना फेवर तो दिया जा सकता है ना। जहाँ तक मेरी खिदमत की बात है, तो मिस्टर सियाल ने अल क्रिएशंस के मालिक लवेज़ा से मदद मांगी है। उनको कल सुबह जल्दी लाहौर के लिए निकलना है, तो उनका काम आज रात ही करना है, इसीलिए वो कुछ देर में मिसेस लवेज़ा से मिलने आएंगे। अलीज़ा ने अपनी बात कहकर तायदी अंदाज में उन सबकी जानिब देखा जिन्होंने उसके साथ इत्तफाक किया, सिवाय सायरा के। वो खामोशी रही, क्योंकि वह उनेज़ा और जहाज़ेब सियाल के सामने ज़ुलैदैन के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। सायरा बच्चे, इतनी बहस किस बात की? तुम पहले भी अपने क्लाइंट्स को ऐसे मशवरे दे चुकी हो, ज़ुलैदैन को भी मशवरा ही देना है, तो इतनी तकरार किस बात की? ज़ुलैदैन आता है तो तुम सब मिलकर डिस्कस कर लेना। उनेज़ा ने अब मैदान में कूदते हुए सायरा को कायल करना चाहा, और वो जानती थी कि सायरा उन्हें इनकार नहीं करेगी। वो माँ थी, उन्हें ज़ुलैदैन की आंखों में उतरते रंगों का बाखूबी इदराक था, और वो ये भी जानती थी कि सायरा की खुशी भी ज़ुलैदैन के साथ में ही है, मगर वो ये बात कभी नहीं मानेगी। सुने ही अब कुछ करना था। सायरा ने हस्ब तवक्को उन्हें कोई जवाब ना दिया। अब उन्हें क्या बताती कि ज़ुलैदैन सियाल को जब से उसकी लवेज़ा होने का पता चला था, तो वो तब से दांस्ता सायरा से अजीबोगरीब फरमाइश करा था। सायरा अब उसकी तबीयत साफ़ करने की ठान चुकी थी। बेटा, ये आप बहनों का आपसी मामला है, खुद ही निपटाए। हमें दावत के लिए देर हो रही है, अल्लाह हाफिज़। जहाज़ेब सियाल ने साफ दामन बचाते उन सबको खुदा हाफिज़ कहा, और उनेसा की इमरा वहाँ से निकलते चले गए। देखा, पापा जान ने भी कुछ नहीं कहा, इसका मतलब वो भी जानते हैं कि मैं ठीक कह रही हूँ, अलीज़ा ने जतलाते लहजे में कहा, मगर सायरा छुपी रही। और फिर तुम तो पहले भी कितनी मॉडल्स, कितने पब्लिक फिगर्स के लिए मलबूसात मुंतखब कर चुकी हो सायरा, तब क्यों नहीं? अल क्रिएशंस का मकसद ही अपने क्लाइंट्स को हर तरह से मुतमईन करना है, और इसमें क्लाइंट्स की तकरीर, उनकी सोच, उनके उठाए गए इक़दामात के साथ साथ उनकी ज़ाहिरी शख्सियत भी अहम है। क्लाइंट्स को अवाम के सामने अच्छा दिखना भी ज़रूरी है। अलीज़ा की बात पर ऐबक और अमान ने भी सर इस बात में हिलाए थे, मगर सायरा की एक तेज़ी घूरी ने उनको बुत बनने पर मजबूर किया। इस सब से बेनियाज अलीज़ा की तकरीर अभी भी जारी थी। तुमने मेरी बात भी की, मगर हमें ज़ुलैदैन सियाल को कोई मॉडल या फैशन आइकॉन नहीं, बल्कि एक मुहिब्बुल वतन नौजवान सियासतदान के रूप में पेश करना है, और ये काम तुम ही बेहतर कर सकती हो, जैसे अब तक करती आई हो। अलीज़ा की बात पर सायरा बस उसे घूरती रही, जिस पर अलीज़ा ने अब्रो झुकाकर उसकी जानिब यूँ देखा जैसे कह रही हो कि आज उसका कोई बहाना नहीं चलेगा, मगर उसे पता ही ना था कि सायरा अब सब कुछ ज़ुलैदैन को ही कहने का इरादा रखती थी। सायरा, वैसे भी ये कौन सा कोई बाहर का बंदा है, घर का ही बंदा है, घर में बैठे बैठे भी डिस्कशन हो सकती है।
अमान कहाँ पीछे रहता सो अलीज़ा की तकरीर के बाद उसे भी खामोश देखकर वो अपने मशवरे देने के लिए मैदान में उतरा। अमान सियाल, तुम किस मुंह से अपनी ज़बान मेरे सामने चला रहे हो? सारा ने तिनक कर अमान से सवाल किया कि उसे कुछ देर कबल लॉन में की गई अमान की गुलफशानी का भी गुस्सा था। मुंह तो यही है जिस पर प्यारी प्यारी लड़कियां मरती हैं। अमान अपनी जॉन में आता शुरू हो चुका था, अब उसे रोकना मुश्किल होता। मर ही जाएँ ऐसी लड़कियाँ। पीनो, सियाल साहब मुझसे मिलने आए तो उन्हें लाइब्रेरी में बिठा दीजिएगा। सायरा पैर पटक कर वहाँ से चली गई तो पीछे वो तीनों उसकी बात का मतलब समझते मुस्कुरा उठे, जबकि अपने नाम की पुकार पर दौड़ कर आती पीनो सोच में पड़ी कि कस्से सियाल में और कौन से सियाल सब आएंगे भला। सायरा ने दांस्ता नाराज़गी के इजहार के तौर पर उन तीनों में से किसी को मुखातिब नहीं किया, मगर वो इतने में ही खुश थी कि वह ज़ुलैदैन से बात करने पर राज़ी है। ज़ुलैदैन सियाल जिस वक्त घर लौटा तो वो तीनों बाहर लॉन में ही उसके मुंतज़िर थे। वो भी उन लोगों की तरफ चला आया। मिसेस लवेसा लाइब्रेरी में आपसे मुलाकात करेंगी, उनके पास रुकती अलीज़ा ने खबर नशर करने वाले अंदाज में कहकर एक गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया, गोया कोई बोझ उसके कंधों से उतरा हो। ज़ुलैदैन सियाल के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी थी। वज़ीर आला साहब, मतलब खासा अब्रलूद है, हिफाजती इक़दामात करके जाइएगा। वो अलीज़ा की बात पर बिना कुछ कहे अंदर की तरफ बढ़ा तो अमान ने पीछे से हाँक लगाई, इन आफतों से डरने वाले ए आसमान हम नहीं। ज़ुलैदैन बिना मुड़े बाआवाज़ बुलंद कहकर आगे बढ़ गया तो वो तीनों एक दूसरे को देख कर रह गए। भाई को भी अंदाज़ा नहीं है कि वो बारूद के ढेर को चिंगारी दिखाने जा रहे। अमान की बात पर ऐबक ने आसमान की तरफ निगाहें करते दुआई अंदाज में हाथ उठाकर आमीन कहा था। अमान ने भी उसकी तकलीद में चेहरे पर हाथ फेरा, जबकि अलीज़ा अपने फ़ोन पर मसरूफ़ रही। वो अपने हिस्से का काम कर चुकी थी, बाकी की जिम्मेदारी ज़ुलैदैन की थी। ज़ुलैदैन कस्से सियाल में वाक़ई कुतुब खाने में आया तो सायरा वहाँ मौजूद न थी। उसने इंटरकॉम पर एक मुलाजिम को पीनों के ज़रिए सायरा को इत्तला देने का हुक्म देकर वक्त गुजारी के लिए मेज़ पर धरी एक फ़ाइल उठा ली। उस दस्तावेज़ात के मंदरजात ज़ुलैदैन को चकाने के लिए काफ़ी थे। मिस्टर सियाल, किसी के गैर मुतल्लिका कागज़ात उनकी इजाज़त के बगैर देखना यकीनन बदअखलाक़ी के ज़मने में आता है। वो पूरी तरह उन कागज़ात पर रकम तहरीर पढ़ने में मगन था जब लवेज़ा ने उसके हाथ से फ़ाइल झपटते सर्द अंदाज में कहा, सायरा, ये सब। वो उससे कुछ कहना या पूछना चाहता था, मगर उसे बीच में ही टोक दिया गया। लवेज़ा, आप लवेज़ा से मिलने आए हैं मिस्टर सियाल, और लवेज़ा कभी अनजान लोगों से अपनी ज़ातियत के ऊपर बात नहीं करती। उसके लहजे की कतियत ज़ुलैदैन को लब भेजने पर मजबूर कर गई। आपको कल की तकरीब हलफ बर्दारी के लिए अपने लिबास को लेकर कुछ पूछना था शायद। लवेज़ा का अंदाज़ खालिस पेशा वराना था और उसका इस वक्त किसी भी रियायत का इरादा नज़र न आता था। लगता ही नहीं कि तुम वही सायरा हो जो हमेशा नरमी से सबसे बात किया करती थी। अब तो सिर्फ मिसेस लवेज़ा की ही झलक नज़र आती है तुम्हें, सख्त और खड़ूस किस्म की। क्या तुम मुझसे पुराने हिसाब बेबाक कर रही हो? उसे वो फ़ाइल अपने लॉकर में रखने के बाद कुर्सी पर बराजमान होते देखकर ज़ुलैदैन ने भी मेज़ के मुखालिफ सिम नशिस्त संभालते हुए शिकवा कुना अंदाज में कहा, मिस्टर सियाल, आपको कल रिवायती अवामी लिबास पहनना चाहिए। मेरे ख्याल से सफ़ेद शलवार सूट के साथ स्याह वेस्ट कोट बेहतर रहेगी। लवेज़ा ने उसकी बात को सिरे से नज़रअंदाज करके लैपटॉप स्क्रीन रोशन करते हुए मसरूफ़ से अंदाज में कहा, सारा, क्या हम अपने बारे में बात कर सकते हैं? ज़ुलैदैन ने भी उसकी बात पर कोई रद्दमल दिए बना अपनी बात कही थी। मिस्टर सियाल, हमारी कोई बात ही नहीं, बेहतर होगा आप अपना और मेरा वक्त ज़ाया मत करें। लवेज़ा ने इस सर्द अंदाज पर अपनी बात कही, मगर ज़ुलैदैन भी हार ना मानने की ठान चुका था। चले मान लेते हैं कि फ़िलहाल हमारी कोई बात नहीं, मगर हमारा एक माजी तो है ना, क्या हम उस पर बात करें? ज़ुलैदैन की बात पर लवेज़ा के चेहरे पर एक इस्तज़ाइया मुस्कुराहट फैली थी। ऐसे भयानक माजी को भूल जाना ही बेहतर है। वैसे भी जब इंसान के पुराने खाते काबिल ज़िक्र ना हो तो उसे मुकाफ़ात अमल के लिए तैयार रहना चाहिए। मिस्टर सियाल, आपको क्या लगता है कि आप दिलों के फेरी लैंड में उतरे हैं जहाँ आपको सब कुछ सुहाना और नया मिलेगा? हरगिज़ नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ जादू की नहीं, वक्त की छड़ी घूमती है। माजी में जो बोया जाता है हाल में वही काटना होता है। अब जब बारी काटने की है तो हाथों के लहू और आँखों के आंसू से खौफज़दा ना हो, क्योंकि ये जो कांटेदार शजर आपने बोए थे किसी के दिल की धरती पर, उन बीजों ने माजी में फूटते वक्त भी इतना ही तहलका मचाया था जितना आप फसल की कटाई के वक्त मचा रहे। वो अपना ध्यान उसके जानिब किए बगैर अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर थरकने में मसरूफ़ रही।
ज़ुलैदैन ने बड़ी शिद्दत से उस सायरा को याद किया जो उसके सामने आती कँपकँपाने लग जाया करती थी, जो कभी उसकी नज़र-उल्तफ़ात की मुंतज़िर रहा करती थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि 10 सालों की कसाफ़त इतनी जल्दी नहीं धुल सकती, मगर उसे कोशिश करते रहना था। यानी तुम अपनी बातों में लपेट कर मुझे ये धमकी दे रही हो कि मुझे, ज़ुलैदैन सियाल को तुमसे बचकर निकल जाना चाहिए। उसने थोड़ा सा उसकी जानिब झुकते हुए संजीदा अंदाज में इस्तफ़ार किया तो सायरा ने स्क्रीन से निगाहें हटाकर एक पल के लिए उसे देखा, जो यकीनन उसका ज़ब्त आज़माने के लिए एक लंबी गुफ्तगू का ख्वाह नज़र आता था। काफ़ी समझदार हैं आप। वैसे आपका सियासत में होना तो समझ आता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस सल्तनती अमूर को छोड़कर आप इस अफरीत के पीछे क्यों पड़ गए, जबकि अफरीत अब आपका पीछा छोड़ने को तैयार है। वो क्या कहते हैं? हाँ, ला इलाज अब ना रहे सीना तारीख के ज़ख़म, जंग भी ख़त्म हुई, जंग की अफरीत भी ख़त्म। सायरा ने तंज़िया अंदाज में कहते मानो उसे आज़ादी दे दी थी। ज़ुलैदैन ने एक पल को आंखें मीच कर खोलते उसे देखा था। उसने सुना था और आज देख भी लिया कि वाकई कामयाबी इंसान को बदल देती है, मगर यहाँ तक बदल देती है कि हम जिस इंसान का लिहाज कर जाते थे, कामयाबी मिलने के बाद वो भी नहीं करते। ये उसने नहीं सुना था, उसने बज़ात ख़ुद तजर्बा किया था। मैंने सुन रखा था कि इंसानी फितरत नहीं बदलती। ये झूठ होता है कि एक इंसान अचानक बदल जाए और इतना बदल जाए कि जिससे वो मोहब्बत करता है उसे छोड़ने पर दिल को राज़ी कर ले। लेकिन शायद जिससे मैंने ये सुना था उसने इस सायरा को नहीं देखा। अगर देख लेता तो उसकी राय बदल जाती। उसकी बात पर एक लम्हे को सायरा का दिल सिकुड़ कर फैला, मगर अगले ही लम्हे वो सर झटक गई। वो बड़े हौसले से उसके सामने टांग पर टांग चढ़ाए बैठा उसे सुकून से अपनी आरा से आगाह कर रहा था। लेकिन शायद वो भूल गया था कि वह समझाने वालों में से थी। उसे अच्छे से मालूम था कि जब इंसान किसी को समझा रहा होता है तो कहाँ कहाँ उसका अपना नफ़ा मौजूद होता है। ज़ुलैदैन सियाल उसके सामने मौजूद था तो उसमें भी उसका अपना नफ़ा था। उसके ख़्याल में उसके दिल की गुस्ताखियाँ जो उसकी ज़ात पर ज़ोर देने लगी थी, वो उसे उसके सामने पसपा होने पर मजबूर कर रही थी। मगर उस पगली को अंदाज़ा ही ना था कि वो तो उन दोनों का ही सोच रहा था। उसके बगैर खुश तो वो खुद भी नहीं थी, मगर उसकी अना ज़ुलैदैन सियाल से ज़्यादा ज़ोरावर थी। आप गुफ्तार के गाजी हैं, लेकिन सियासत के पैंतरे सियासत में अच्छे लगते हैं सियाल साहब। छक्का फुटबॉल में लगाया जाए तो तालियां नहीं गालियां पड़ती हैं। एक शॉट भी सही वक्त पर ही काम आती है। 7 रन्स के लिए कभी कभार छक्का भी पार होता है। वक्त के गुरु बने, वक्त को गुरु ना बनाए। वक्त के गुरु बनकर कामयाबी पाएंगे, और वक्त गुरु बना तो सिखाएगा। फ़िलहाल वक्त सिखा रहा है आपको, जब भी आपके मुकद्दर में हार लिख दी गई है। वो अब काम छोड़कर काटदार लहजे में उसकी बातों का जवाब वैसे ही दे रही थी जैसे किसी भी क्लाइंट को देती, किसी भी जोश, किसी भी दिली लगाव के बगैर सर्द सपाट तासुरात। फ़िलहाल तो तुम मेरी गुरु बनी हुई हो। काफ़ी चीज़ें सिखाई है तुमने मुझे, किसी को खुद से मोहब्बत में कैसे मुब्तला करते हैं। तुमने मुझे ये भी सिखा दिया। चलो मैं भी कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि जो सबक तुमने मुझे पढ़ाया उसे मैंने अच्छे से सीखा या नहीं। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। वो अपनी जानिब से एक पत्ता फेंक गया, लेकिन सायरा के लबों पर धराने वाली तंज़िया मुस्कुराहट ने उसे भावर करवा दिया कि पत्थर पे सही ज़रब अभी भी ना लगी थी। वो उसे हमेशा से ज़्यादा निडर और सर्द लगी। वो अपनी बातों की बदौलत एक पल के लिए भी उसके तासुरात में तग़य्युर पैदा होता ना दिख सका। पता नहीं उसे सच में फ़र्क नहीं पड़ता था या वो अपने जज्बात छुपाना सीख गई थी। ज़ुलैदैन अपनी सोचों में उलझा था जब चंद पल के तवक्कुफ़ के बाद सायरा की इस्तिज़ाइया भरी आवाज़ उसे होश की दुनिया में वापस लाई। ग्रेट, तो वज़ीर आला साहब मोहब्बत में प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से ही पता चलता है कि आप इस जज्बे से किस कदर अनजान हैं। खैर, आपका कसूर भी नहीं। आप उन लोगों में से हैं जो किसी का दिखाया देखते हैं, किसी का कहा सुनते हैं, और फिर खुद की आंखें खोलने से पहले सब कुछ नेस्त नाबूद हो चुका होता है। यहाँ तक कि किसी के दिल में जो आपकी थोड़ी सी इज्जत थी, वो भी। उसके इस कदर तंज पर ज़ुलैदैन का चेहरा सुर्ख पड़ा, लेकिन कमाल ज़ब्त का मुज़ाहरा करते वो कुछ भी नहीं बोला। जानता था ज़ाहिरा उसके एक बार फिर से तल्ख़ हो जाने का इंतज़ार कर रही है। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ था कि सायरा को भी उसके जैसे ताने मारने आ गए थे, और अब उसे महसूस हो रहा था कि जब इंसान बेबस होता है तो खरी भी किस कदर खोटी लगती है, दिल चीर देती है, सांस अटका देती है, और ज़ुलैदैन की सांस भी उसकी हल्क में अटकने लगी।
इस पर उसे दराक हुआ कि सारा किस कदर तकलीफ़ से गुजरी होगी। उसका एक पल का तन जुलैदैन के दिल से जान निकालने के दर पे था। तो उस पर क्या बीती होगी जिसने 10 साल उसकी खामोशी सही थी, वह सही होकर भी गलत ठहरा के, इरादा गलत ना होने के बावजूद भी उसका तर्ज अमल गैर मुनसिफाना था। तुम शायद सही कह रही हो। कभी कभार हम भी सिर्फ एक रुख होकर सोचते हैं। तुम मेरी जगह होकर सोचोगी तो शायद मैं भी तुम्हें ठीक नजर आऊँ। कोई माफ़ी मांगने आए तो माफ़ी दे देनी चाहिए। मैं एक तरफा होकर सोच रहा था, कभी तुम्हारी जगह पर खुद को रख कर सोचा ही नहीं। शायद इसीलिए मेरी ज़ात बुराई बन गई। जुलैदैन बोला तो उसके लहजे का ज़ख्मीपन सारा को भी दहला गया, मगर वो फिर भी सारे हिसाब चुकता किए बगैर आगे नहीं पढ़ना चाहती थी। उनकी गुफ्तगू एक लिबास से शुरू होकर किसी की ज़ात के चीथड़े उड़ाने तक पहुंच गई। अब ये कैसे कह सकते हैं जुलैदैन कि आप ठीक थे? वो उसकी इस बात के स्याह सबाक और पसे मंज़र दोनों से अनजान शौक किसी कैफियत का शिकार होती उसे टूक गई। चले मान लेती हूँ कि बचपन में आप चीज़ों को समझने से नाबल थे, लेकिन जो कुछ आपने उसके बाद से आज तक किया है उसके लिए फ़िक्र आपको ज़ेब नहीं देता। आपने सोच समझ कर नफ़रत की है, आपने सोच समझ कर मुझे धुतकारा है। अब जब इस धुतकार को मैंने अपना नसीब समझ कर खुद को पीछे हटने पर राज़ी कर चुकी हूँ, तो आप फिर से एक नए रिश्ते के साथ मेरे सामने आ गए। आपको खुद समझना चाहिए कि वैसा मुमकिन नहीं। वो काफ़ी तल्ख लहजे में गुस्से से बोलती चली गई, लेकिन आज शायद वो उठकर चले जाने के नहीं आया था। वो चाहता था तो एक पल में उसे हकीकत बता देता, मगर अभी शायद उसका वक्त नहीं आया था। वापस पलटना कभी भी आसान नहीं होता सायरा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता। मैं सिर्फ एक मौका ही तो मांग रहा, क्या तुम मुझे वो भी नहीं दे सकती? वो बेबसी से दामन फैलाए उससे एक मौका मांग रहा था। वो पत्थर भरी इन सारी इल्तिजाओं को खुद पर से पानी की तरह बहाई जा रही थी। वक्त ने पलटा खाया और आज जुलैदैन सयाल की जगह सायरा खुदा बख्श खड़ी थी। मगर सवाल ये था कि क्या वो भी वही गलती दोहराने लगती जो माजी में जुलैदैन ने की? इस सवाल का बेहतर जवाब वक्त ही दे सकता था। जैसा कि आप खुद मान रहे हैं कि कम बैक आसान नहीं होता, और आप ये भी मानते होंगे कि मुश्किल काम करने के लिए मजबूत इरादा चाहिए होता है, और फिर उस इरादे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए वक्त। तो मुझे वक्त चाहिए ये सोचने के लिए कि जिस शख्स ने मुझे इतने साल सिर्फ नफ़रत दिखाई, उसकी दो रोज़ा मोहब्बत तस्लीम करनी है या नहीं। अपना फ़ैसला सुनाते वो उसे किसी शफाक जज से कतई तौर पर कम नहीं लगी। अपनी बात कहकर वो उठी और मेज़ की दूसरी जानिब से बाहर निकल आई। तब तक वो भी खड़ा हो चुका था। मुझे इंतज़ार रहेगा। सायरा ने उसकी बात सुनी और फिर उसके पहलू से निकलती लाइब्रेरी से बाहर चली गई। पीछे वो बोझल सा दिल लिए कुर्सी पर दोबारा बैठ गया। उसने क्यों सोच लिया था कि वह आसानी से मान जाएगी। अगली सुबह जुलैदैन लाहौर रवाना हो चुका था। अहदा संभालते ही उसकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गईं। सुबह अगले कई हफ्ते इस्लामाबाद का चक्कर नहीं लगा सका। उस रात वो दोनों के बीच बात हुई, ये कस्से सियाल में कोई नहीं जानता था। अलीज़ा ने एक दो बार उसे कुरेदने की कोशिश भी की, मगर नाकाम ठहरी। उसके किसी भी हीरे बहाने को खातिर में लाए बिना वो हर बार इंतहाई खूबसूरती से उसकी बात टाल जाती। दिन यूं ही मसरूफ़ और बेकैफ से गुजर रहे थे। जाने बाकी क्या होना लिखा था। अमान कैफेटेरिया में हाशिर, समर, साहिल और दीगर क्लास फेलोज़ के साथ बैठा अगले दिन होने वाली टेस्ट से छुटकारा पाने के लिए किसी गहरी सोच में गुम, कोई मंसूबा सोचने में मगन था। मगर खिलाफ तवक्को आज अमान के शाते दिमाग में भी कोई ऐसा जुगाड़ नहीं आ रहा था जिसे लड़ा कर कल होने वाले टेस्ट से बचा जा सकता। मैं तो कह रहा हूँ सब इज्तिमाई दुआ करो कि कल एमरजेंसी में उसकी और मैम सचल की शादी तय हो जाए। इस तरह वो कल पढ़ाने भी नहीं आएंगे, और जब वो पढ़ाने नहीं आएंगे तो अचानक दिए गए टेस्ट की तैयारी के लिए एक दिन और मिल जाएगा। अमान की तरफ से मायूस होकर हाशिर ने माथा खुजाते हुए गहरी सांस भरकर समर की तरफ देखकर कहते हुए गर्दन झटकी। अबे जा, वो तो अपने निकाह वाले दिन भी आ गई थी और साथ उसको भी छुट्टी नहीं करनी थी। ऐसा ना वो शादी वाले दिन भी आ जाए कि मैं एक लेक्चर लेकर आ रही हूँ। साहिल ने उसकी अकल पे मातम करते हुए अपना माथा पीटा, जिस पर बाकी सबने भी गर्दन हिलाई। मुझे तो लगता है शादी की रात भी वो समर को लेक्चर दे रही होगी। साहिल ने तंज़िया अंदाज में कहते हुए कहका लगाया, जिस पर बाकी सब भी हंस दिए। चुप कर जाओ तुम लोग, मतलब ऐसे क्यों करेगी? शादी की रात भी कोई लेक्चर देता है क्या? समर की तो तेवरियाँ चढ़ गई। वो बूम बनाकर अनरूठेपन से बोला, बेटा तूने एक टीचर से मोहब्बत की है, अब ये सब तो होगा, रोज़ लेक्चर मिलेंगे तुम्हें। अमान ने भी अब्रो चगाकर उसके सामने मुस्तकबिल का एक ख़तरनाक नक्शा खींचा तो समर ने उसे एक तेज़ घूरी से नवाजा। अच्छा छोड़ो समर यार, इन सारी बातों को तुम टीचर भाभी से कहकर अगले हफ्ते टेस्ट रखवा दो। एक दिन में तो तैयारी मुश्किल है। तुम बात करके देखो, क्या पता तुम्हारी सुन ले वो। उनकी क्लास फेलो निम्रा ने मामला फहमी से काम लेते हुए बात का रुख असल मौजू की जानिब मोड़ा।
उसके टीचर भाभी के आने पर सबके ही चेहरों पर धीमी मुस्कुराहट फैली थी। इस मामले में तो तुम्हारी टीचर भाभी मेरी भी नहीं सुनेगी। ये अभी जो सिर्फ 3 चैप्टर्स का टेस्ट है ना, मैंने अगर सिफारिश की तो 4 का हो जाएगा। इससे बेहतर यही है कि आज उनकी तैयारी करके कल टेस्ट दे दो। इसकी बात पर समर ने टीचर भाभी पर जोर देते हुए जलकर कहा, तुम एक बार बात करके तो देखो, हो सकता वो मान जाए। निम्रा ने दोबारा इसरार किया। अच्छा, कोशिश करता हूँ। समर ने हुंकार भरते हुए गर्दन हिलाई, जबकि उसकी शक्ल पर साफ लिखा था कि उसे इस मामले में अपनी मनकूहा से किसी भलाई की उम्मीद ना थी। 1 मिनट, तुम सब चाहते हो ना कि 3 अबवाब का टेस्ट हो? जो कल है वो कल ना हो। अमान ने अचानक मोबाइल स्क्रीन से नज़र हटाकर अपनी आंखें घुमाते हुए ड्रामे अंदाज में कहकर इन सब की तरफ देखा। हाँ तो और क्या, हम कब से यही बात तो कह रहे हैं। सब ने इस बात पर सर हिलाते हुए मुँह बनाकर जवाब दिया। अब मैम का लेक्चर कल के बाद पीर को है, तो एक प्लान है, अगर मैम कल यूनिवर्सिटी ना आए। अमान ने मायनेखेज लहजे में कहते हुए एक शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर उनकी तरफ देखा। वो कैसे? सबने सवालिया नज़रों से अमान की तरफ देखा। कुछ ऐसा वैसा मत सोचो वरना। समर ने बिना कुछ सुने उंगली उसकी तरफ उठाकर तनबीह की। अबे सुन तो ले पहले, ये 2 फिल्म की टिकट्स मैंने ऑनलाइन बुक की है। सुबह 11 बजे का शो है और टेस्ट 12 बजे। तुम सजल मैम को मूवी दिखाने ले जाओ, अब उन्हें मनाना तुम्हारा काम है। और हाँ, वैसे भी तुमने आज सजल मैम का लेक्चर नहीं लिया, तो इससे तुम्हें तो पता ही नहीं कि कल को टेस्ट है। ये अलग बात है कि हमने तुम्हें बता दिया कल के टेस्ट का, लेकिन मैम को तुमने शो करवाना है कि तुम्हें नहीं पता और ना ही तुम्हें किसी ने बताया, तो इससे तुमने टिकट्स बुक करा ली। अमान ने अपने मोबाइल की स्क्रीन उसकी जानिब करते हुए उसको अपने मंसूबे से आगाह किया। मैं जितना सजल को जानता वो टिकट्स कैंसिल करवा देगी, लेकिन टेस्ट नहीं। समर ने गर्दन नफ़ी में हिलाते हुए मुँह बनाकर जवाब दिया। अबे तुम्हारा मसला कि तुमने कैसे मनाते हो, मैंने तो मसले का हल बता दिया। अब जो भी करना है तुमने करना है। अमान ने कंधे उचकाते हुए बेनियाजी से कहा। ये सवारी किधर चली? अचानक उसकी नज़र कैंटीन से बाहर जाते हुए रास्ते पर पड़ी तो वह साथ वाली कुर्सी पर रखा अपना बस्ता उठाकर तेज़ी से वहाँ से जाने लगा। जब हाशि ने उसको उठते देखा, पीछे से हाँक लगाई। एक काम है, फिर घर जा रहा हूँ, अमान ने कहकर कैंटीन से बाहर चलाया। कोमल, कोमल रुक जाओ, कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, लेकिन तुम सुनकर भी सुनी अनसुनी करके चलती जा रही हो। मुझे तो लगता है बस तुम अंधी हो, लेकिन अब लग रहा है कि बहरी भी हो। अमान जो कोमल को देखकर बाहर आया था, उसके पुकारने पर वो अपने मोबाइल से एक पल को नज़र हटाकर सर वापस झुकाती अमान को नज़रअंदाज करती तेज़ी से आगे बढ़ गई। मगर मुकाबिल भी अमान था, उसने उसके पास पहुंचकर ही दम लिया। अगर कोई तुम्हें जवाब नहीं दे रहा तो समझ जाकर वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, मगर तुम्हें क्या परवाह किसी की। अब की कोमल रुककर उसकी जाने मुड़ते दोनों बाजू सीने पे बांधकर उसे घूरते हुए जता गए। ओ हेलो मिस अंधी, मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक़ नहीं, बस इंसानियत के नाते तुम्हें यह कहना था कि बिलाल से दूर रहो, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा, ऐसा ना हो तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ। अमान ने भी मुंह बनाकर जताते हुए लहजे में कहकर गोया उस पर एहसान किया। क्यों, तुम्हें क्या मसला है? और भला मैं क्यों किसी मुश्किल में फंसने लगी? कोमल ने चश्मे से झांकते आंखें उस पर टिकाए तीखे लहजे में पूछा। बिलाल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जो वो नज़र आ रहा है वो असल में है नहीं, इसे तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे दरमियान जो भी लड़ाई है उससे मुबरा होकर मेरी बात को समझो। अमान ने अनक के अदसों के पीछे से झांकती उसकी आंखों में देखते हुए मुखलसी से मशवरा दिया। बिलाल को मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुम होते कौन हो मुझे उसके ख़िलाफ़ करने वाले? मैं उसके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। तुम्हारा तो काम ही यही है दूसरों के मामले में टांग अड़ाना। बराए मेहरबानी मुझसे और मेरे मामलों से दूर रहो। कोमल दबे दबे लहजे में चिल्लाते हुए एक लफ्ज़ पर जोर देती वो उसको बहुत कुछ बावर करवाते लहजे में बोली। एक्सक्यूज़ मी मिस संधी, मुझे कोई शौक़ नहीं तुम्हारे मामले में बोलने का, लेकिन अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती और उससे मैं जानता तो मैं उसे भी मना करता। तुम अपनी अना के गरूर में मेरी बात नहीं सुन रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ? खैर मेरा फ़र्ज़ था तुम्हें ख़बरदार करना, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। वैसे कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। अमान दोनों हाथ कमर पर टिकाकर उसके अंदाज में कहती। आखिर में अपने बाजू पहलू में गिराकर उसे मदद की पेशकश भी कर गया। वो वहाँ से जाने लगा तो कोमल ने उसकी बात हवा में उड़ा दी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो अपना अच्छा बुरा ना समझ सकूँ, और मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। बस तुम्हें इतना कहूँगी कि दूसरों के ज़ाती मामलों से दूर रहो। कोमल मुँह बनाकर कहते हुए तनफ़ुर से गर्दन झटक कर वहाँ से चली गई। अमान ने तासुब से कोमल को जाते हुए देखा। वो जब से अपनी मुठ्ठियाँ भींचकर अपनी आंखें बंद करता गहरा सांस लेने लगा। पता नहीं ऐसा क्या नज़र आ गया इसको इस छिछोरे बिलाल में। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाता गर्दन झटक कर वो वहाँ से पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गया, मगर सोचे हनूस आज होने वाली गुफ्तगू की तरफ थी। उसकी चढ़ी इस मुसलसल उसे कुछ गलत होने का इशारा दे रही थी।